नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। नमस्ते। मैं शरद कोकास बोल रहा हूं और आज का हमारा ये प्रोग्राम है मन मशीन। मन मशीन क्या है? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं और अपने दोस्तों के साथ जुड़ते हैं। नमस्ते शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपिका भी है यहाँ पर और हम स्वागत करते हैं हमारे मित्रों का। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सजीव सारथी जी और प्रज्ञा मिश्रा यहाँ पर जुड़ रही हैं हमारे साथ। और काफी कई मित्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं इसमें। तो मैं सबका स्वागत करता हूं और हम बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। लीजिए, हमारा समय शुरू होता है अब और सजीव जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सजीव सारथी, हम इन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं ब्लॉगिंग के ज़माने से और आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं आप। और हमारे साथ जुड़ रही हैं आज प्रज्ञा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रज्ञा मिश्रा कविताएं लिखती हैं, लेखिका हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीपिका भी यहाँ पर हैं उपस्थित और निमिषा जी आई हैं। निमिषा जी नमस्कार। हम लोग बातचीत शुरू करते हैं और आज के इस विषय के बारे में थोड़ा सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मन मशीन क्या है। मन तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। हमारे एक मित्र हैं, एक बार उनसे हमारी बात हो रही थी। दरअसल मैं क्लास में था, मैं लेक्चर्स लेता हूं, तो मैंने वहां पर मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा कि मन शरीर में कहाँ होता है। तो उन्होंने कहा कि एक ने अपने माथे पर उंगली रखी और कहा कि मन यहाँ होता है। और फिर दूसरे से मैंने पूछा तो उसने कहा कि मन दिल में होता है। एक ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि मन यहाँ होता है। एक ने तो बहुत अच्छी तरह से कहा कि वो मन तो जो पेट है वहां होता है। हमने कहा कैसे? तो उसने कहा कि हम जब खाना खाते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा मन भर गया, मन भर के खा लिया। तो पेट भरना यानी मन भरना। और एक तो बहुत ही बढ़िया थे, उन्होंने कहा कि मन जो होता है वो आंखों में होता है। यानी हम कहते हैं ना कि मन की आंखें। तो ऐसे नए नए जवाब मिलते रहे। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि मन का भौतिक अस्तित्व शरीर में कहीं नहीं होता। दरअसल मन हमारे मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों का योग है। सम ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन के जितने फंक्शन होते हैं उनका ये सम है, टोटल है। यानी सीधे सीधे से ये कह लें कि मस्तिष्क यदि हमारा हार्डवेयर है तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है या अवचेतन हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से मन और मशीन, ये हमारा नाम हुआ। तो सजीव जी आ गए हैं और पूनम भी आ गई हैं। पूनम पाठक कविताएं लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, कवि हैं, लेखिका हैं और ये भी हमसे जुड़ी हुई हैं। ये आज के हमारे स्पीकर्स भी हैं। तो मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा। पूनम जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सजीव जी जी, शरद जी नमस्कार और स्वागत नमस्ते। है आपका बेंजा के ऊपर। और बहुत ही शानदार शुरुआत करी है। मैं सभी श्रोताओं को भी बता देता हूँ कि शरद जी जो हैं बहुत ही कमाल के विलक्षण आदमी हैं और हर तरह का सब्जेक्ट, मतलब आप कुछ भी दुनिया का सब्जेक्ट इनको दे सकते हैं और ये हर सब्जेक्ट पर इनके पास कुछ ना कुछ होता है बातें करने के लिए। और
मैं इनकी मुझे ये डेली कुछ व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। ये इतने अपने मेमोरी से इतना कनेक्टेड जी हैं, जी अपनी पुरानी बातों से, अपनी यादों से। तो वो सब पढ़ना भी बहुत सुखद है, और लिखना इनका ये तो मतलब बहुत ही गजब के लिखते हैं। और कविताएं आप इनकी पढ़िए कभी, इनकी कुछ लंबी कविताएं हैं देह जैसी, जो हमने रेडियो प्लेबैक इंडिया पे चलाई भी है। तो मैं बहुत आनंदित हूं कि आप जी यहाँ हाँ पे जी एक हाँ। चैनल अपना शुरू कर चुके हैं, मन मशीन। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है कि किस तरह से मन और मशीन को आपने जोड़ा है, मतलब जैसे हम आपने जो अभी परिभाषा दी वो अपने आप में ही बहुत ही दिलचस्प है। तो शरद जी बताइए जी आज का टॉपिक क्या है, और पूनम जी अगर आप हैं तो एक बार आप अन्य आपको अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। पूनम जी। आई थिंक पूनम जी के, हाँ। हेलो। हाँ हाँ हेलो। आ रही है। हाँ, क्या आप सुन हाँ पा रहे हैं? जी जी हाँ, पूनम जी हेलो। आइए। हाँ, नमस्कार, नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हेलो। आइए स्वागत है। हाँ हाँ जी। हाँ सुन रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ जी। और ये विषय तो आपने बहुत अच्छा चुना है, मन मशीन। और मशीन के साथ मन की जो आपने ये तुलना करी है, या उसके समानांतर उसको बैठाया है, ये एक अलग जी प्रकार का एक विचित्र संयोग है ना? क्योंकि मशीन को बाहर से चलाया जाता है, और जबकि मन जी जी हाँ। एक ऐसा तत्व है जिस जिस पर किसी का बस नहीं है। वो अपने आप चलता बिल्कुल बिल्कुल है वही ना? आपने बताया लेकिन कि कंट्रोल भी सॉफ्टवेयर उसी है। के पास है। जी। सॉफ्टवेयर है। एग्जैक्टली। और कंट्रोल भी हमारे हाथ में है, जिसका मन है। जबकि मशीन को चलाने वाला बाहरी है। तो ये बहुत अच्छा आपने ये विषय चुना है, और इसमें हम बातचीत करते ही रहेंगे। आप लोग आप बातचीत जारी रखिए अपनी। जी। जरूर 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 जी। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मरियम जी आई हैं, अस्सलाम वालेकुम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम आपसे कर रहा हूं। और हिमांशु जोशी भी आए हैं। तो हिमांशु आपका भी स्वागत है। और चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि आज का जो विषय है उस पर हम बात करते हैं कि ना होता मैं तो क्या होता। लेकिन एक छोटी सी बात, अभी अभी हमारे एक मित्र ने सवाल पूछा कि आपने चैनल की शुरुआत की है, नाम तो मन मशीन बहुत अच्छा है, लेकिन आपने 13 तारीख से शुरुआत क्यों की? मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा 13 तारीख तो अशुभ होती है। बहुत से लोग मानते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगों में 13वां माला नहीं होता है, 12 होता है और 12A होता है। 13 तारीख को शादियां नहीं होती, शुभ कार्य नहीं होते। मैंने कहा भाई क्यों, 13 तारीख को बच्चों का जन्म नहीं होता क्या? बोले नहीं वो तो होता है, लेकिन फिर भी आजकल डॉक्टर से कह देते हैं कि हमें 13 तारीख नहीं चाहिए, 14 को जन्म होगा बच्चे का या 12 को होगा। मैंने कहा ठीक है, मृत्यु भी तो होती है 13 को। उन्होंने कहा मृत्यु तो अशुभ है ही, तो जैसे 13 अशुभ है वैसे मृत्यु भी अशुभ है। मतलब ये कि लोगों से आप बहस नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों, हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, कि ये 13 तारीख अशुभ क्यों हुई, इससे पहले कि हम अपने मूल विषय पर पहुंचे। दरअसल हुआ क्या कि एक लंबी कहानी है इसके पीछे। शुरुआत में जो दिन होते थे वो चंद्रमा की कलाओं से गिने जाते थे। जैसे महीना गिना जाता था, तो अभी हम गिनते हैं 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं सूरज के अनुसार, और चंद्रमा के अनुसार होते हैं 354 दिन। तो उस समय जब ये मातृ सत्ता थी, जो दिन थे वो चंद्रमा से नहीं गिने जाते थे। जो हमारी लिसनर्स जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जब मातृसत्ता युग था उस समय स्त्रियों के ऋतु चक्र से वो महीना गिना जाता था। देखिए 28 दिन का एक ऋतु चक्र होता है, और 28 364 दिन इस तरह से हुआ कि 28 में आप 13 का गुणा कीजिए तो 28 गुणित 13 364, और या 364 में आप भाग दीजिए 13 का तो आपको आ जाएगा 28। तो ये जो 13वां माह होता था, यह वर्ष का अंतिम माह होता था, और इसे सूर्य की मृत्यु का माह माना जाता था। इसलिए यूरोप में मातृ सत्तात्मक युग से इस 13 को अशुभ माना गया। तो इसकी ऐसी बहुत लंबी कहानी है। हमारे एक राइटर हुए रॉबर्ट ग्रेव्स, उन्होंने अपनी किताब में द ग्रीक मिथ में लिखा है कि ये जो प्रथा है ये होमर के महाकाव्य इलियड तक चलती रही। एक और मजेदार बात बताता हूं कि मातृसत्ता युग में एक रानी हुआ करती थी, और रानी अपने वर्ष भर के लिए एक राजा का चयन करती थी, 1 साल का राजा, द सेक्रेट किंग।
और उसके लिए तीरंदाजी, दौड़, द्वंद्व युद्ध, ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। और उसमें जो विजयी होता था उसे राजा बनाया जाता था, और उसके बाद साल के अंतिम दिन यानी कि 364 दिन के बाद जो 365वां दिन आता था, उस दिन उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। ये उनकी किताब में लिखा है। तो ऐसी बड़ी विचित्र विचित्र प्रथाएं हुआ करती थी। तो बहरहाल ये आपको जानकर खुशी होगी कि सबसे पहले स्त्रियों के ऋतुस्राव से ही महीने की गणना हुई। 28 दिन का एक माह होता था और 13 माह का एक साल होता था। फिर तो बाद में जब पितृसत्ता आई और फिर धीरे धीरे पुरुषवाद आया और बहुत सारी चीजें घटित हुई, तो स्त्री से अधिकार छीन लिया गया। तो जैसे कि सजीव भाई कह रहे थे कुछ नई नई जानकारियां हैं, तो वो भी मैं आपको देता चलूंगा। चलिए अब हम विषय पे आते हैं। आज का हमारा विषय है न होता मैं तो क्या होता। पूनम जी ने पूछा है इस जानकारी का स्रोत। तो यह जानकारी जो है रॉबर्ट ग्रेव्स की किताब है द ग्रीक मिथ, इसमें यह दी गई है। और ये किताब पीडीएफ में भी मेरे पास उपलब्ध है, यदि आप चाहेंगी तो मैं उसे आपको भेज दूंगा। बड़ी प्रसिद्ध किताब है। तो न होता मैं तो क्या होता, ये बड़ा एक बहुत मशहूर शेर है चचा गालिब का। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं कि ये मैं जो है हम हैं। आप सोचकर देखिए कि अगर हम पैदा ही नहीं होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। हमारी पत्नी का कोई और पति होता या हमारे पति की कोई और पत्नी होती, हमारे बच्चों का पिता भी कोई और होता या हमारे बच्चों की माता भी कोई और होती। हंसिए मत, कल्पना करके देखिए कि आपका घर है, आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं वहां पर आपकी जगह कोई और बैठा है, पत्नी वही है, बच्चे वही हैं, या किचन में जो स्त्री खाना बना रही है वो आपकी पत्नी नहीं है, कोई और है। मजा आएगा ना सोचने में। तो इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो मूल बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि चचा गालिब से हमने शुरुआत की थी। चचा गालिब का नाम सुना होगा, अभी सजीव भाई ने चचा गालिब का नाम लिया, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। हम गालिब साहब को अच्छे से जानते हैं, अपने समय के बड़े महत्वपूर्ण शायर रहे हैं। इश्क वो आतिश है गालिब, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, गालिब छूटी शराब, उनकी पंक्तियां मुहावरों और कहावतों की तरह उपयोग में लाई जाती हैं। और आजकल तो देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया पर गालिब के नाम से एक शेर जड़ दिया जाता है। हिमांशु जोशी जी हंस रहे हैं, क्या खूब कहा है गालिब ने, और उसके बाद एक फालतू सा शेर रहता है। और गालिब साहब तो छोड़िए, आजकल तो महादेवी वर्मा, बच्चन, यहां तक कि प्रेमचंद के नाम से भी कविता चलती है, क्या खूब कहा है मुंशी प्रेमचंद ने। और हमारे जो मित्र हैं वो इस बात को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी भी एक कविता है, वह कहता था वह सुनती थी, ये अमृता प्रीतम के नाम से चलती है। तो ऐसा होता रहता है। चलिए हम फिर भटक गए, लेकिन अब गालिब साहब की ओर लौटते हैं। तो गालिब साहब का ये बड़ा मशहूर शेर था कि न था कुछ तो खुदा था और कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इस शेर में एक सवाल छुपा हुआ है। स्पष्ट है कि हमारा जो अस्तित्व है वह हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। देखिए, हम हैं इसलिए ये दुनिया है। संज्ञा जी कह रही हैं वाह, ये दुनिया के सारे प्रपंच हैं, सुख है, दुख है, हम हैं इसलिए रिश्ते नाते हैं, हम हैं इसलिए दोस्त यार हैं, हम हैं इसलिए घर परिवार है, समाज है, बाजार है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मिर्जा है, ये रेडियो प्लेबैक इंडिया है, और आज का ये प्रोग्राम है। यानी कि सब कुछ है। अगर हम नहीं होते तो ये सब कैसे होता और क्यों होता? तो संसार में जो कुछ भी उपस्थित है एट प्रेजेंट, वो उन्हीं के लिए है जो इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, और जो लोग इस दुनिया से विदा ले चुके हैं उनके लिए भी तो कुछ नहीं है। लेकिन उनके लिए दुनिया उस समय तक थी जब तक उनका अस्तित्व था। आज हमारे पास उनसे जुड़ी यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके कार्य हैं और उनकी स्मृतियां हैं, और वे भी कब तक हैं? जब तक हम इस दुनिया में हैं। मित्रों, ये
कार्यक्रम के जरिए मैं गूढ़ बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रज्ञा मिश्रा से मेरी उस दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचे, हमारी रचनाएं कैसे पहुंचे, हमारी कविताएं कैसे पहुंचे, और हम जब लोगों तक पहुंचते हैं तो लोकप्रिय कैसे हों। तो ये लोकप्रियता का जो कल्ट है, ये भी तब तक है जब तक हम हैं। सपोज कीजिए हम नहीं हैं दुनिया में, तो कुछ नहीं है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आज का जो समय है, जो वर्तमान है, उसे लेकर हमें चलना है। तो दरअसल गालिब ने जो ये शेर कहा था, ये लाक्षणिक अर्थ में उस मनुष्य जाति के बारे में कहा जिसने इस धरती पर लाखों साल पहले जन्म लिया। टाइम हमको बढ़ाना है। तो जी शरद जी, अभी आपके पास आने वाला है, अभी बस आएगा, जैसे 5 मिनट रह जाएंगे आ जाएगा। जी जी आपका। तो गालिब ने जो शेर लाक्षणिक अर्थ में लिखा था, मतलब हम जानते हैं कि एक उदाहरण के रूप में, तो ये उस मनुष्य जाति के बारे में कहा कि जिसने धरती पर लाखों साल पहले जन्म लिया। अब एक धार्मिक और ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति, ये लीजिए हमने टाइम बढ़ा दिया, मुसीबत आने पर वो क्या करता है कि ना तो स्थितियों को स्वीकार करता है, ना उनका तार्किक समाधान खोजता है, और मुसीबतों से घबराकर सीधे ईश्वर से सवाल करता है या कहता है कि हे भगवान, तूने मुझे पैदा क्यों किया। या कष्टों से घबराकर वो कहता है कि ईश्वर मुझे उठा ले। वही कि भैया मुझे तो नहीं होना चाहिए था, क्यों पैदा किया। और जन्म मरण की अवधारणाओं से हम लोग परिचित हैं। जन्म और मरण की अवधारणाओं से परिचित होने के पश्चात भी यह मनुष्य केवल जन्म के बारे में नहीं, अपितु मृत्यु के बारे में भी विचार करता है। और सुख की स्थितियों में हम सबको जीवन बड़ा प्यारा लगता है, आपको भी लगता होगा। और जब हम सुख के दिन रहते हैं तो मृत्यु के बारे में विचार नहीं करते हैं। वो कबीरदास कह भी गए हैं कि जब सुख के दिन होते हैं तो दुख के बारे में, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करने वाले लोग भी दैनिक क्रियाकलाप में इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं, और जीवन मरण जैसे शाश्वत प्रश्नों का समाधान अन्य क्रियाकलापों में ढूंढते हैं। अब हम इस पर आते हैं, थोड़ी सी माइथोलॉजी को चलते हैं। माइथोलॉजी में हम इस चीज को जानते हैं कि जब मनुष्य इस बात को नहीं जानता था कि जन्म कैसे होता है, तो वो अपनी अज्ञानता में हवा, बादल, पानी इसको जिम्मेदार मानता था। और सिर्फ हमारी पुराण कथाएं नहीं, विश्व के तमाम मिथकीय साहित्य में मनुष्यों और देवताओं के जन्म लेने के ऐसे ही किस्से हैं। कहीं कोई पेड़ से पैदा हुआ है, तो कोई समुद्र से पैदा हुआ है, कोई किसी यज्ञ से पैदा होता है, कोई किसी फल खाने से पैदा हो जाता है। महाभारत में तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो थे वो घड़े से पैदा हुए थे। और ग्रीक माइथोलॉजी की एक बड़ी मजेदार कहानी है, उसमें ज्यूस नाम के एक देवता है। तो ज्यूस की पत्नी रहती है मेटिस, वो गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन ज्यूस का दिमाग खराब होता है तो वो उसको निगल जाते हैं। दीपिका भाटिया कह रही है कि सूर्य के आशीर्वाद से, वो कुंती की कहानी तो हम लोगों ने सुनी है, एक सूर्य देवता है, इंद्र है, वरुण है, सब आ जाते हैं। तो जब वो मेटिस को निगल लेते हैं ज्यूस, तो उनके गर्भ में रहती हैं देवी एथीना, और वो अपने पिता का सर फाड़कर बाहर निकलती है। बॉर्न फ्रॉम हेड कहा जाता है ग्रीक देवी एथीना को, और जो ग्रीस में, यूनान में उनका मंदिर भी है। तो इस तरह से कई अब हमें मिलते हैं। ग्रीक देवता डायनाइसिस है, वो उनका जन्म अपने पिता ज्यूस की जांघ से होता है। यद्यपि बहुत बाद की बात है, लेकिन यौनिकता की ठीक समझ नहीं होने के कारण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने के कारण किस्से कहानियों में ऐसे जन्म होते रहे, और उनके कारणों का भी उल्लेख होता रहा। तो इस तरह से लोग पैदा हुए। अब आज हम भले ही सोच लें कि वो पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, जैसे हम अपने बारे में कह रहे हैं, तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं। तो धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों का जो लेखन था, वो उस तत्कालीन समाज की व्यवस्था के हिसाब से था, और उसकी पड़ताल ना करते हुए
वो चमत्कारों में हम लोग विश्वास करते रहे, शब्दों में विश्वास करते रहे, और इस तरह से दृष्टांत गढ़े गए। जैसे कि वो आपने पढ़ा होगा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक था ऋग्वेद का, ब्रह्मोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकर, मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघा से वैश्य पैदा हुए, और पांवों से शूद्र के जन्म लेने का दृष्टांत है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था आई जन्म से, उससे जातियों का निर्माण हुआ, और उसके अनुसार समाज में ऊंच नीच की अवधारणाएं बनी। तो सदियों तक समाज में निम्न वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा, उनका शोषण होता रहा, उत्पीड़न होता रहा, और वे भी यही कहते रहे कि हम नहीं पैदा होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यही रहा कि हमने सामाजिक नियम बनाने वाले जो लोग थे, उनकी बातों को ताक पर रख दिया, और अतार्किक रूप से इन बातों को छद्म वैज्ञानिकता से जोड़ने का प्रयास किया। देखिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। उस समय मनुष्य के पास जो ज्ञान था, उसके हिसाब से तो वो अद्भुत था। आज हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। हम तो अब टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेसी तमाम चीज़ों तक जा पहुंचे हैं। कैसे कैसे नई नई चीज़ें आ गई हैं, और मनुष्य का जन्म जानना बड़ा आसान हो गया है। तो ये चीज़ें हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। और अब तो बच्चों के बारे में देखिए, बात बच्चों की आ गई। बच्चे सवाल करते हैं ना, वो हमारे ज़माने में पूछते थे कि हमारा जन्म कैसे हुआ, और हमारे माता पिता एक मिनट लेना चाहूंगा। जी, लेकिन ये जो गालिब के जो शेर की हम बात कर रहे हैं, क्या इसके मायने यही हैं कि गालिब ये सवाल पूछ रहे हैं कि ना होता मैं तो क्या होता? मतलब मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे एक ह्यूमन के जो अहंकार है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि, है ना? आप सजीव जी और शरद जी, माफी चाहती हूँ आपको बीच में टोकने के लिए, और कुछ मैं कहूँ अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, कहिए। जो ये आपका विषय है ना, होता मैं तो क्या होता, आपने ये इस छोटे से वाक्य में बहुत सारी गंभीर विषय को अंदर लिया है। एक तो आपने इसको जो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है ना, कि जीवन, मृत्यु और चक्र। इसी से जुड़ा हुआ शमशेर बहादुर सिंह जो नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने भी एक इसी प्रकार की एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, वो बहुत काफी लोग जानते होंगे। उसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जो इस सार को बताने में मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे से वो पंक्तियां व्याख्यायित कर पाएंगी। और शमशेर बहादुर सिंह ने जो इस प्रकार लिखा है, मिलता जुलता है कि अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता। जी, आप देखिए, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये तो वो जीवन की सारता और निस्सारता को व्यक्त कर रहा है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता तो क्या होता, तो ता होता 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 होता। ये उन्होंने हाँ जी, नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने छोटी सी ये कविता लिखी है, और इसको नई कविता क्योंकि काफी प्रश्न चिन्हों के सामने खड़ी थी कि क्या कवि लिख रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने यही सार लिखा है कि मनुष्य जो है वो जीवन के सोच के चक्र में फंसा रहता है कि अब क्या होगा, अगर ऐसा होता, अगर मैंने ये निर्णय लिया तो क्या होगा, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा। तो वो वर्तमान में न रहकर या तो भूतकाल में रहता है, और या फिर वो भविष्य की चिंता करता है। तो अब मैं ना होता तो क्या होता, तो कुछ तो होता ना, है ना। तो यही बात है कि अगर तोता होता, चिड़िया होता, कौआ होता, वृक्ष, नदी, पेड़, पर्वत, पहाड़, कुछ तो होता। तो मतलब ये है कि मेरा अस्तित्व, हाँ बिल्कुल, कि अस्तित्व है, और अस्तित्व अगर है तो फिर आपको कुछ और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। ये मैं यही बात इसमें कहना चाह रहा हूँ। हमारा सारा कुछ जो है वो हमारे अस्तित्व पर निर्भर है। यदि हमारा
अस्तित्व नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया के सारे जो प्रपंच हैं वो हमारे इस अस्तित्व के कारण है, और इस अस्तित्व को यदि हम जान लें, इसकी सार्थकता को जान लें, ये जो पूरा आख्यान जो है वो इसी वजह से कि इस सार्थकता को हम जान लें। हम कल्पनाएं कर सकते हैं, होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, लेकिन इसकी जो सार्थकता है, जो हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं, जो हमारे मन में बहुत सारी लालच आते हैं, लोभ आते हैं, चिंताएं हैं, दुख है, सुख है, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी कल्ट के बारे में कहा था कि लोकप्रियता का जो एक अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो सारी सब इसी वजह से है। तो ये हमारे इस आज के कार्यक्रम का थीम है, और यही मैं कहना चाहता था कि अपने अस्तित्व को हम जानें और समझें। और बस ये बात मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता था पूरी हुई। आपने सब लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। सजीव जी इसमें जुड़े, दीपिका जी हैं, पूनम जी हैं, और प्रज्ञा जी से हमारी बात हुई थी। हम आप सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की इस बातचीत से जुड़ने के लिए। और अगली जो बात अगले बुधवार को रात 8 बजे फिर किसी नए विषय को लेकर हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग चर्चाएं करेंगे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी और अच्छा लगेगा। मैं शरद कोकास आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं। आप सबका साथ बना रहेगा, आगे हम इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।